हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत दिनों के बाद हम लोग दोबारा से इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हम लोग पहले पढ़ाई कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने पहले ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, पहले डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेफर किए थे। आज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोगों ने ऑलरेडी एक पार्ट ख़त्म कर दिए जहाँ पे 5 क्वेश्चन था और उसमें हम लोगों ने डिटेल सोल्यूशन देखे थे। लेकिन आप लोगों को उतना डिटेल की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ क्या करना है कि रिजल्ट को याद करना है जो भी ICAR नेट एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और बाकी बच्चे जो दूसरे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन ले रहे हैं स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, आप लोग सारा ही क्वेश्चन डिटेल्स में करने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे बहुत ही छोटा छोटा रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग छोटा छोटा कैलकुलेशन होगा तो उसको आराम से देखिए और कर सकते हैं। अगर MSc BSc किया होगा तो ये तो बहुत ही ईजी रहता है। ठीक है, देखिए ये पार्ट हम लोगों ने ख़त्म कर दिए थे, ये पार्ट ख़त्म हो चुका है, ये पार्ट भी आप लोगों ने ख़त्म कर दिए थे आपके साथ मिलके। लगभग 100 वीडियो बन चुका है, लेकिन वहाँ पे लगभग 30 वीडियो लास्ट हम लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर बनाए हैं। जो लोग भी हमारे साथ थे उन लोगों को पता है कि हम लोगों ने बार्नौली बाइनोमियल, पॉइसन नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म कर दिए थे। अब जियोमेट्रिक खत्म करेंगे, हाइपर जियोमेट्रिक, देन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्क्रीट से उतना खास पूछा नहीं जाता, जियोमेट्रिक और हाइपर जियोमेट्रिक्स का थोड़ा बहुत रिजल्ट पढ़ के हम लोग इस टॉपिक को खत्म करेंगे। आज है हमारा सेकंड पार्ट जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दिया गया है कि एक्स दिया गया है जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विथ 0.2। यहाँ पे दोस्त एक बात याद करके रखना है, एक्स फॉलो जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी जगह पे होगा ना तो उस पैरामीटर पी दिया जाता है। और हमें एक बात पता है पी प्लस क्यू हमारा हमेशा 1 होता है। तो इस बार मैं क्यू बार बार जब भी यूज़ करूँगा ना, आपको दोस्त कभी भी दोबारा से क्यू नहीं बोलूँगा। आपको क्यू कैसे निकालना है, क्यू आपको 1 - पी करके निकालना है। पी आप लोगों को दिया हुआ है और जिसका वैल्यू यहाँ पर 0.2 लिखा गया है। तो आप लोग 1 - 0.2 = 0.8 आपका क्यू का वैल्यू हो जाएगा। इस बात को आपको याद करके रखना है। अगर हमारा एक्स जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर पी होता है मेरे भाई, तो आप लोगों को जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो PMF मिलता है ना, P ऑफ x, वो इस तरह से मिलता है। आप लोग याद करके रखेंगे कि ये हमारा फर्स्ट सक्सेस को ढूंढता है ना, तो आप लोगों को मिलेगा Q⁴ कितने बार तक आप फेल हुए हैं। आप बोलेंगे सर x हमारा 3 है तो मैं पिछले x - 1 टाइम तक फेल हुआ हूँ। तो यहाँ पे x लिखा है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे x - 1 लिखूँगा। और यहाँ पे जब भी सक्सेस हो जाएंगे ना तब रुक जाएंगे। तो x का वैल्यू आपका 1 से स्टार्ट होकर चलता जाएगा जब तक ना आपको पहला सक्सेस मिल जाए। अब इसी क्वेश्चन पे आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है P ऑफ x = 3 मेरे भाई। तो आप लोग कैसे लिखेंगे कि आप लोगों को थर्ड टाइम में सक्सेस जो है मिल गया है। तो आप कितने बारी फेल हुए हैं, तो आप बोलेंगे सर मैं Q का वैल्यू जो है 2 टाइम तक फेल हुआ था और उसके बाद मैं सक्सेस हो गया। तो इस बात को आप ऐसे लिखेंगे। क्यू का वैल्यू क्या है मेरे भाई, क्यू का वैल्यू है 0.8। यहाँ पे 3 होगा तो आप यहाँ पे इसको 2 लिखें, चाहे 3 - 1 लिखें, आपकी मर्जी। अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखा रहता है। तो आप लिखेंगे 0.8 का स्क्वायर और इंटू पी का वैल्यू होता है 0.2, क्योंकि पी गिवन है। तो आप इसको देखेंगे 0.64 और इंटू 2 करेंगे ना, तो आपको मिल जाएगा 0.128, जो आपके ऑप्शन नंबर बी से मैच करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे जो 7 है ना, 7 नंबर क्वेश्चन में भी सेम टाइप का दिया गया है। अगर यहाँ पे दिया गया है कि x जब मेरा 2 है तब मेरा p का वैल्यू है 0, प्रोबेबिलिटी वैल्यू है 0.24। अब मुझे p निकालना है। थोड़ा सा रिवर्स केस है, हर एक टाइप का क्वेश्चन में कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना, 150 मार्क्स का शायद 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो भी ICAR नेट दे रहे हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन आप लोगों को पता है चल रहा है, वो एक्सटेंड भी किया गया है 6 मई तक, आई थिंक 6 जून तक। तो 6 जून तक, 5 जून तक या 6 जून तक आप लोग कर लीजिए फॉर्म फिलअप। ठीक है, देखो यहाँ पे x आपका दिया गया है P ऑफ x = 2 जो है आपका 0.24 मेरे भाई। तो आप इसको कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 2 है तो कितने बारी फेल हुआ है, 2 होगा तो एक बारी फेल। आपको जब भी सक्सेस मिलेगा तब आप रुक जाएंगे। फेल कितने बार हुआ है वो इंसान, फेल आपका 2 - 1 टाइम फेल हुआ है, क्योंकि दूसरी बार तो उसको सक्सेस मिल गया। तो मतलब एक बार ही फेल हुआ है और दूसरी बार उसको सक्सेस मिल गया है। तो आप अगर इसको लिखेंगे ना, तो यहाँ पे 2 - 1, तो मेरे पास क्या आ जाता है, तो मेरे पास आ जाता है Q × P।
बस यही बात होता है और कुछ भी नहीं, 0.24। आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्यू को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी, क्योंकि एक बात पता है पी प्लस क्यू हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आप अगर क्यू निकालेंगे तो 1 माइनस पी, तो आपके पास 1 माइनस पी इंटू पी जो होता है वो 0.24 के बराबर बन जाता है। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा, यहाँ पे मेरा p माइनस पी स्क्वायर और इक्वल टू 0.24 बन। यहाँ पे आपका क्या रहता है, यहाँ पे अगर आप ले आएंगे p माइनस 0.24 और इस तरफ आपका चला जाएगा तो वो आपके पी स्क्वायर के बराबर बन जाएगा। तो हम लोग साइड चेंज करेंगे, साइड चेंज करने पे मेरे पास पी स्क्वायर और ये माइनस का p और प्लस 0.24 हो जाता है। अगर 0.24 ऐसे हो जाएगा तो मैं यहाँ पे इसका मिडिल टर्म कर लूँगा। मिडिल टर्म करने पे आप लोगों को पता है कि अगर आप पी स्क्वायर इसको मिडिल टर्म करने पे 0.6 माइनस का 0.6 और प्लस 0.4 कर लीजिए, प्लस 0.4 इंटू पी इक्वल टू 0.4 इंटू पी माइनस ये जो है ये माइनस 0.24 इक्वल टू 0 हो जाता है। तो आप यहाँ से अगर मिडिल टर्म कर लेंगे तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगा पी स्क्वायर माइनस 0.6 इंटू पी और माइनस इस तरफ आप लोगों को जो मिल जाएगा वो क्या है, यहाँ पे ये प्लस है और इस तरफ आपको जो ये मिल जाएगा ये 0.4 इंटू पी और यहाँ पे प्लस 0.24। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है एक p कॉमन लेने से p माइनस 0.6 और यहाँ से अगर आप माइनस ऑफ क्या ले रहे हैं 0.4 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर भी p माइनस 0.6 आ रहा है तो इक्वल टू 0। तो हमारे पास अल्टीमेट क्या बन जाता है, p माइनस 0.6 जो होता है ये एक वैल्यू रहेगा और p माइनस 0.4 जो है ये एक वैल्यू रहेगा। मेरे दोस्त आप अगर लिख के सॉल्व करेंगे तो p इक्वल टू 0.6 और नहीं तो p इक्वल टू 0.4 आपका आंसर होने वाला, क्योंकि दोनों दिया गया है। मैं दोनों टिक कर देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो कोई सा भी एक आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है। ठीक है, तो मेरे पास मैंने ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट किया है, हालांकि आप ए भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा आपका ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। मेरे भाई अगर आप लोगों ने नोटिस किया है जब भी आप इस ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को लिखते हैं ना, उसके पीएमएफ जब भी लिखते हैं तो आप लोग लिखते हैं कि q टू द पावर x माइनस 1 इंटू पी, जहाँ पे मेरा x कहाँ से स्टार्ट होता है, x मेरा 1 से स्टार्ट होता है इस केस में। और नहीं तो आप ऐसा लिख सकते हैं q टू द पावर x इंटू पी, जहाँ पे आपका x कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ये दोनों तरीके में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक बात नोटिस करेंगे ना, नंबर लाइन को अगर आप सोच रहे होंगे तो कहाँ से स्टार्ट होता है, अगर ये नंबर लाइन है आपका और यहाँ पे आपका इन्फिनिटी है तो आप अच्छे से देखिए ये पॉजिटिव साइड को इंडिकेट करता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये डेफिनेटली आपका कौन सा क्या बोला गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा आपका ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये कंटिन्यूअस है, क्या ये कंटिन्यूअस है, ये मेमोरीलेस है, इट हैज़ फाइनाइट सपोर्ट। मेरे दोस्त यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा वो नहीं है, लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे ज्योमेट्रिक जो है ना एक स्पेशल टाइप से प्रॉपर्टी होल्ड करता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं ये मेमोरीलेस प्रॉपर्टी। कैसे मेमोरीलेस प्रॉपर्टी होता है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए सोच लीजिए कि आपको x टाइम x जो है आपको वेट करना पड़ेगा, किसके लिए, सोचिए कि आपको किसी बस के लिए या ट्रेन के लिए और कितना टाइम वेट करना पड़ेगा। ऑलरेडी आपने s टाइम वेट कर लिया, सोच लिए कि ये 5 मिनट आपने ऑलरेडी वेट कर लिया है। ठीक है, कंडीशनल इवेंट है ना। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी में हम लोग क्या सोचते हैं कि ये ऑलरेडी हो गया है, बी इज ऑलरेडी हैपेंड एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसका मतलब है ये आपने ऑलरेडी वेट कर लिया है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि मैंने एस टाइम तो वेट कर लिया है, मुझे और भी टी टाइम वेट करना पड़ेगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकाल दो। कि मेरे दोस्त मैंने ऑलरेडी एस टाइम वेट कर लिया है और मुझे और भी एस प्लस टी टाइम वेट करना पड़ेगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकाल दो। तो वहाँ पे आप लोगों को क्या फाइनल रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, कि आपको फाइनल रिजल्ट में मिल जाएगा कि आपको और भी टी टाइम वो जो है ये टोटल आपका किसके बराबर बन जाएगा, इस केस के बराबर बन जाएगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी आपको और भी टी टाइम वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि मैंने जो एस टाइम ऑलरेडी वेट कर लिया है इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है, ये इसको याद ही नहीं है कि मुझे और भी तो और टी टाइम वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एस वेट किया है, इसका कोई इफेक्ट इस तरफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये बोला जाता है कि ये भूल गया है। तो भूलने का मतलब होता है मेमोरीलेस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मेरा मेमोरीलेस प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है। भाई आपका ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मोड क्या है, डायरेक्ट याद करके रखिए, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मोड हमारा 1 होता है। ठीक है,
तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या करना है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपका मोड 1 होता है, आपको याद करके रखना है। मोड 1 होने का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू आपको 1 पे ही मिलेगा। Which of the following distribution is also has the memoryless property? जैसे मेरे पास x अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो मेरा जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के पास मेमोरीलेस प्रॉपर्टी होगा। अगर आपका x क्या होता है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है, तो एक्सपोनेंशियल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसके पास मेमोरीलेस प्रॉपर्टी होता है, एकदम ही बराबर। तो आप लोग को याद करके रखना है कि कंटिन्यूअस केस में जब एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे ना, उसमें भी मेमोरीलेस प्रॉपर्टी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आपको बोला गया है कि x1 x2 xr आर इंडिपेंडेंट ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तक बोला जा रहा है कि हर एक xi आपका क्या फॉलो कर रहा है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है विथ पैरामीटर p, जहाँ पे आपका i का वैल्यू 1 से लेके r तक। अब बोला जा रहा है y जो है वो है सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, मतलब इंडिपेंडेंट ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल बोल सकते हैं। वो क्या फॉलो करेगा मेरे भाई, आप अगर y ले रहे हैं जहाँ पे y आपका समेशन ओवर x i है और i का वैल्यू 1 to r है, तो ये भी आपका ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा नहीं, क्योंकि सम है ना, तो सम हमारा क्या करता है, सम हमारा नेगेटिव बाइनोमियल को फॉलो करेगा। सम हमारा क्या फॉलो करेगा, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। अगर आपको मैंने नेगेटिव बाइनोमियल पढ़ाते वक्त भी बोला था कि नेगेटिव बाइनोमियल हमारा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा कब, जब आपका सक्सेस सिर्फ 1 होगा। क्योंकि नेगेटिव बाइनोमियल में आपको याद होगा कि सक्सेस फिक्स्ड रहता है, कि आर का वैल्यू आपका 5 रहता है, और ये 5 सक्सेस के लिए आपको जितने भी ना बार ट्रायल करना पड़ेगा ना, आपको करना पड़ेगा, वो हमारा नेगेटिव बाइनोमियल को शो करता है। अगर आपका एक ही सक्सेस हो तो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ये हमारा नेगेटिव बाइनोमियल को फॉलो करेगा मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो होता है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आपको बता दूं तो आपको याद भी रह जाएगा, और दूसरी वे में आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिवेरिएट रैंडम वेरिएबल करके भी कर सकते हैं, उतना डिफिकल्टी लेना नहीं है। देखिए, अगर x आपका ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर p होता है, तो आपको पता है कि p ऑफ x हमारे पास हो जाता है q और क्योंकि यहाँ पे q टू द पावर x माइनस 1 इंटू पी। ठीक है, q टू द पावर x माइनस 1 इंटू पी, जहाँ पे x का वैल्यू 1 से लेके ऐसा चालू हो जाएगा, जहाँ तक भी ज़रूरत होगा तब तक परफॉर्म करेंगे टिल गेटिंग द फर्स्ट सक्सेस। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि y एक वेरिएबल ले लो, जहाँ पे y आपका क्या है, y आपका x माइनस 1 है। अगर x लिखेंगे x इक्वल टू y प्लस 1, तो अगर आप dx बाई dy करेंगे ना, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे सिर्फ 1। मेरे भाई क्या किया है, ये बेसिकली जैकोबियन है। जैकोबियन क्या करते हैं, ओल्ड बाई न्यू का डिफरेंशिएट करके उसका मॉड्यूलस वैल्यू लेते हैं, तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिवेरिएट रैंडम वेरिएबल कैसे करते हैं कि अगर आपके पास x दिया गया है, x का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है, अगर ये लोग y का पूछ रहे हैं ना, तो ये नया वेरिएबल है, तो आपको जैकोबियन कैसे निकालना होता है, ओल्ड बाई न्यू। देखिए, ओल्ड हमारे पास x था, न्यू का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया और उसका भी एब्सोल्यूट और मॉड्यूलस वैल्यू ले ली, तो हमारे पास जैकोबियन आ गया ई। तो आप ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा ना, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे p ऑफ y निकालना है आपको। यहाँ पे निकालना है p ऑफ x जो है उसका मैं एक इन्वर्स देता हूँ। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है मैं x का डिस्ट्रीब्यूशन उसको चेंज करके लिखूँगा। ठीक है, अलग अलग किताब में अलग अलग है, लेकिन इसका मीनिंग होगा कि मैं x के डिस्ट्रीब्यूशन को y के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके लिखूँगा, और साथ में मैं लिखूँगा जैकोबियन का फॉर्म। ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिवेरिएट रैंडम वेरिएबल, वही मेरा नया डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करके लिखेंगे ना, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या बचा है, x माइनस 1, तो x माइनस 1 हमारे पास दिया गया है y, तो मैं इसके जगह पे y बिठा दूंगा, q टू द पावर y इंटू पी। जैकोबियन तो हमारे पास 1 है, तो अल्टीमेट क्या आ जाएगा, q टू द पावर y इंटू पी। तो मेरे भाई आपको p ऑफ y क्या मिला, दोबारा से आपको मिल गया है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन y से स्टार्ट होता है तो उसका रेंज क्या होगा, y का
y आपका स्टार्ट हो जाएगा 0 से। अगर x से स्टार्ट होता है तो इसका रेंज 0 से होगा, x-1 से होने से इसका x का रेंज आपका और स्टार्टिंग वैल्यू आपका 1 से होगा। ठीक है, तो इस बात को याद करें, क्योंकि ये y से स्टार्ट है ना, q का वैल्यू पावर, तो आपका 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास दोबारा से क्या बन गया है, दोबारा से आपके पास ये ज्योमेट्रिक बन गया है, जिसको बोला जाएगा आपका शिफ्टेड ज्योमेट्रिक या तो ट्रंकेटेड, शिफ्टेड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बोलेगा। ट्रंकेटेड होने से तो बीच में से टर्म गायब हो जाएगा। तो ये आपके पास शिफ्टेड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। ठीक है, शिफ्टेड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है फॉर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इट इज़ ए सिमेट्रिक फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पी, क्या ये हर एक पी वैल्यू के लिए सिमेट्रिक है? नहीं, ऐसा हर एक वैल्यू के लिए इट इज़ सिमेट्रिक तो नहीं है। क्यों सिमेट्रिक नहीं हो सकता मेरे भाई, 0 से स्टार्ट होगा, अगर माइनस से स्टार्ट होता तब सिमेट्रिक के बारे में कुछ सोच लेते। ठीक है, तो इट इज़ पॉजिटिवली स्क्यूड, हाँ ये सोच सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपके दाएं और मतलब राइट साइड में लंबा टेल जाएगा, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड बोला जाता है। ठीक है, अगर आपके मिडिल पॉइंट से कुछ ऐसा कर्व निकल के राइट साइड में लंबा करके एक टेल जाता है ना, तो उसको हम पॉजिटिवली स्क्यूड बोलते हैं। तो ये तो स्टार्ट ही 0 से होता है, तो इन्फिनिट के और कुछ चाहे कितना भी लंबा हो जा सकता है, तो इसके लिए इसको पॉजिटिवली स्क्यूड माना जा सकता है। ठीक है, नेगेटिवली तो नहीं होगा। और इट हैज़ 2 पैरामीटर, नहीं ज्योमेट्री का 1 ही पैरामीटर होता है, वो है पी। तो इसके वजह से ये तीनों गलत और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। कोई सा भी डाउट होने से आप लोग बोल सकते हैं, जैसे कि आपके रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करके मैं वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रहता हूँ, तो कृपया आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को बड़े ट्रिकी वे में सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। कैसे करेंगे, देखिए एक बात है, आपको बहुत ही अच्छे से जानना पड़ेगा। अगर आप p ऑफ x इक्वल टू स्मॉल x लिख रहे हैं, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, उसको आप लोग इस तरह से लिख सकते हो मेरे भाई कि वो हो जाएगा आपका p ऑफ, जो अभी अभी हम लोगों ने लिखा है ना, q टू द पावर x माइनस 1 इंटू पी, क्यू टू द पावर x माइनस 1 इंटू पी, जहाँ पे x का वैल्यू हमारा 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल टर्म रहता है। अगर आपको p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x निकालना हो ना, तो उसका फॉर्म क्या होता है, उसका फॉर्म होता है 1 माइनस p, नहीं तो आप इसको q से लिखिए, क्योंकि q हमारा अच्छा रहता है ना, कि q यहाँ पर भी इसी टर्म को ना कोई 1 माइनस p से लिखता है, तो मैं q से लिखता हूँ, मैं आप लोगों को q ही लिखवा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वो आपका बन जाता है 1 माइनस p होल टू द पावर x या q टू द पावर x। अगर ये बात आपको पता है तो आपको क्या कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि आप इसी टर्म को ना थोड़ा सा चेंज करके लिखिए, p ऑफ x ग्रेटर देन x, ये इन जनरल फार्मूला होगा। उसके बाद आप इसको रिजल्ट के तौर पे याद करके लिखेंगे कि अगर ग्रेटर देन x दिया गया है तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x। अब मेरे पास ये वैल्यू तो ऑलरेडी है, मैं इसको सब्सटीट्यूट करूँगा 1 माइनस 1, और अगर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा q टू द पावर x, तो मेरे पास q टू द पावर डायरेक्ट x हो जाता है। तो ये p ऑफ x ग्रेटर देन स्मॉल x का वैल्यू क्या होता है, q टू द पावर x। तो मेरे भाई आप इसको नोटिस करो, ये आपके पास क्या है, p इंटू इस तरफ से है x ग्रेटर देन 3। तो आप इसको कुछ भी इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम कैसे सेव करेंगे, q टू द पावर, आपको क्या करना है, q टू द पावर x लिखना है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या दिया गया है, 3, तो आप लिखेंगे 3। यहाँ पे आपको p दिया गया है 0.4, q क्या हो जाएगा 0.6, 1 माइनस 0.4 मतलब 0.6 उसका क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 0.6 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो वो बन जाएगा 216। यहाँ पे हालांकि वो ऑलरेडी आप लोगों को 0.6 क्यूब दिया गया है, तो आप इसी को ही आपका फाइनल आंसर मान के चल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ गया है। इसको ज़रा सा अच्छे से रिजल्ट को याद करके, नहीं तो कॉपी में किसी भी जगह पे नोट बोल के डाल के रखिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है, 14 हमारे पास क्या हो जाता है, 14 ख़त्म हो जाता है।
15 में मैंने क्वेश्चन नहीं लिया है। 15 में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट को दोबारा से बोल देता हूँ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आपके दो तरह का पीएमएफ देगा। अगर ऐसा लिखा गया है कभी कभी q⁻x-1 मैं तो मैक्सिमम टाइम q⁻x-1 इंटू पी इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। कोई कभी कभी आप लोगों को q⁻x इंटू पी, लेकिन वहाँ पे x का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये तो रहा आपका पहला प्रॉपर्टीज। दूसरा हो जाता है इसका मीन क्या होता है, मीन 1/p होता है। ठीक है, वेरिएंस क्या हो जाएगा 1 - p/p²। तो आप इसको q/p² भी ऑब्जर्व कर सकते हैं अलग अलग किताबों में। मेमोरीलेस प्रॉपर्टी जो मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर भी दिया है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है। जिन लोगों को मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ना, आप लोग को थोड़ा बहुत अच्छे से कंसेप्ट आ भी रहा होगा ना, तो आप लोग स्किप करके सिर्फ क्वेश्चन लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उस तरह से प्रिपरेशन लीजिए। नेक्स्ट हमारे इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद ना हमारे पास जो बचता है वो है हमारा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि इसके बाद आपको क्या चाहिए। क्या यहाँ से मैं ये जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है इसको स्टार्ट करूँ, या नीचे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से इस पार्ट को स्टार्ट करूँ, यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का दूसरा पार्ट है या इसको स्टार्ट करूँ। अदरवाइज आप लोग कमेंट करके नीचे का जो यूनिट है स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस उसमें से भी मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। तो आप लोगों के इंटरेस्ट मुझे बहुत मोटिवेट करेगा, मैं दूसरा वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। और जो लोग भी मेरे भाई आप लोग बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हैं ना कि ICAR के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मिल जाएंगे, दोस्त ये वेबसाइट ऐसा है कि अवेलेबल नहीं कराता है ICAR। और मैंने लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम दिया था उन लोगों ने क्वेश्चन भी गलत करे थे और उसको आप चैलेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग आपको रेस्पॉन्स शीट भी नहीं प्रोवाइड करते हैं और जो भी आपने आंसर किया था वो भी नहीं दिखाते हैं। ऐसे बोलने के लिए बोलते हैं कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आपका गलत था वो बताइए, ऐसा थोड़ी याद रह जाएगा किसी बच्चे को। तो इस तरह से ये लोग गलती बार बार करते हैं। तो आई होप इस बार ये ICAR ये लोग ये गलती ना करें, हम सभी के लिए अच्छा सा क्वेश्चन बनाए, रेस्पॉन्स शीट दे और क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल करवा दे। तो ये क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल नहीं करवाता है। हालांकि एक वेबसाइट है जिनके पास सैम्पल पेपर मिल रहा है, लेकिन सैम्पल पेपर भी सेम आपको मिलेगा। सबसे बेस्ट वे जो रहेगा आपको पढ़ने का, आप हर एक टॉपिक को एक हिसाब से पढ़ के जाइए कि हर एक टॉपिक का नॉलेज अगर आपके पास होगा तो कोई सा भी फील्ड के लिए बेस्ट रहेगा। आप 1 by 1 टॉपिक उठाइए, जैसे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा मतलब जैसे मैं 1 by 1 आप लोगों को हर एक टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ ना, इस तरह से प्रिपेयर करके जाइए, आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपको सिर्फ आपका कट ऑफ ही तो क्लियर करना है। ठीक है, तो अच्छे से दीजिए। आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।